नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। नमस्कार, मैं हूं वात्सल्य राय और हमारे साथ आज एक खास मेहमान है। हालांकि उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं युवा वर्ग के, उन्हें हम जरूर बता देना चाहेंगे कि कांग्रेस के चर्चित नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के महासचिव रहे, प्रवक्ता रहे, कई राज्यों के इंचार्ज रहे, डॉक्टर शकील अहमद पेशे से प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, एमबीबीएस की उनके पास डिग्री है, लेकिन राजनीति में सेवा के लिए हैं और भारतीय राजनीति को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। सीधे पटना से हमारे साथ जुड़े हैं और आज की तारीख बड़ी खास है, 9 जुलाई, क्योंकि एक महीना पूरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है केंद्र में, मोदी 3.0 जिसे कहा जा रहा है। 9 जून को शपथ ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्रिमंडल ने। उसके बाद लोकसभा का एक सेशन हुआ, बजट का सेशन अभी होना है, लेकिन जो पहला सेशन हुआ बड़ा हंगामा खेज रहा। पहली बार 10 साल में लोकसभा को विपक्ष का नेता मिला है। कांग्रेस पार्टी के नेता, पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस के राहुल गांधी नेता विपक्ष के रूप में हैं और एक तीखी नोकझोंक विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में देखने को मिली। डॉक्टर शकील अहमद से आज हम जानेंगे सब कुछ। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कैपिटल हेडलाइंस के इस मंच पर। जी, बहुत धन्यवाद आपका वात्सल जी और महेंद्र जी का मुझे कैपिटल हेडलाइंस पे बुलाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए आपका और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया की राजधानी मॉस्को में है और आज उन्होंने खुद भी याद किया कि एक महीना पूरा हुआ है उनकी सरकार को, जिसे मोदी 3.0 कहा जा रहा है, और उन्होंने कहा है कि तिगुनी रफ्तार से वो इस कार्यकाल में काम करेंगे, 3 गुना मनोयोग होगा। और 3 के नंबर्स को उन्होंने बड़ा जोड़ा कि 3 लाख गरीबों के लिए, 3 करोड़ गरीबों के लिए घर बनेंगे, लखपति दीदियां बनाई जाएंगी और विकास की तमाम योजनाओं की उन्होंने बात की, विश्वास की बात की जो उनकी सरकार ने लगातार जगाया है। लेकिन जिस तरह से आप लोग घेर रहे हैं, आपकी पार्टी घेर रही है तमाम मुद्दों पर, क्या सरकार को एक ऐसा पीरियड नहीं मिलना चाहिए जहां वो सब कुछ सामने रख सके? कैसे आप देखेंगे इस 1 महीने 30 दिन को? देखिए, ये सरकार और विशेषकर व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ये पहली हार है। उस तरह से ये सही है कि वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन स्पष्ट बहुमत उनको मिलता रहा है हमेशा। इसके पहले आप याद करेंगे, जब पहली बार वो गुजरात के मुख्यमंत्री का चुनाव लड़े 2002 में, तो उनको पूर्ण बहुमत मिला। 2007 में गुजरात में उनको पूर्ण बहुमत मिला। 2012 में गुजरात में उनको पूर्ण बहुमत मिला। उसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री के रूप में जब वो चुनाव लड़े उम्मीदवार की हैसियत से, तो उनको पूर्ण बहुमत मिला। 2019 में उनको पूर्ण बहुमत मिला। लेकिन 2024 में बीजेपी एक तरह से हार गई, उनको अपने बलबूते पर बहुमत नहीं मिला। अभी वो 10, 12, 15 सहयोगियों के साथ हैं। उसमें जो दो महत्वपूर्ण है वो नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी। तो एक तरह से ये पहली बार है नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक जीवन में जो उनके नेतृत्व में लड़े गए इलेक्शन में उनकी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो मैं इसको हार मानता हूं और ये पूरा जो 1 महीने का कार्यकाल है, एक हारे हुए कमजोर व्यक्ति के नेतृत्व में जो काम होता है वही सब हो रहा है। वो देखा होगा आपने, पार्लियामेंट का जो सेशन हुआ उसमें वो बहुत स्पष्ट रूप से परिलक्षित। डॉक्टर शकील अहमद साहब, एक सवाल में महेंद्र हूं। एक सवाल ये बनता है कि 125 दिन का खास एजेंडा इस सरकार ने रखा था, जिसमें 25 दिन युवाओं के लिए डेडिकेट किए गए थे। अब 30 दिन हो गए। क्या लगता है आपको कि युवा सड़क पर हैं नीट की परीक्षा लीक मामले में, और रोजगार जिसका वादा सरकार कर रही थी, तो क्या इस मुद्दे पर सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हो रही है?
देखिए, सरकार पिछले 10 वर्षों में ही विफल साबित हुई है, जब उनको स्पष्ट बहुमत था। मुझको लगता है कि स्पष्ट बहुमत नहीं होने से हो सकता है सहयोगियों के दबाव में कुछ काम नरेंद्र मोदी जी कर दें, लेकिन पहला जो 10 साल का है, आप याद कीजिए जो वादे थे उनके उनके उनका वादा था कि 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोजगार मिलेगा, 10 साल में 20 करोड़ को मिलना चाहिए था। क्या स्थिति है देश में? 45 सालों में बेरोजगारी नरेंद्र मोदी जी के शासन में सबसे ऊपर है। उन्होंने 2022 तक कहा था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे। किसानों की आमदनी आज की तारीख में करीब 18 सालों में सबसे कम है। तो जाहिर है कि बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों की स्थिति खराब है। तो जो वादे उन्होंने काला धन लाने का वादा किया था, क्या क्या किया था, ये हमसे ज्यादा आप मीडिया वाले लोग जानते हैं। लेकिन एक वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, एक काम किया, वो देश में नफरत फैलाने का काम किया। और उनको जो वोट का सेक्शन घटा है, लोग समझ गए हैं कि नफरत इसलिए फैलाई जाती है कि अल्पसंख्यक के खिलाफ बहुसंख्यक के मन में नफरत बैठा लिए और न बहुसंख्यक को कहिए कि हम आपके शुभचिंतक हैं, उस नाम पे वोट लीजिए। कुछ लोगों ने तो रियलाइज कर लिया, जिसके वजह से मोदी जी की सीट 302 से घट के 240 हो गई। लगभग 60 संसद सदस्य उनके हार गए। और ये वही कारण है कि उन्होंने काम नहीं किया। लोगों ने रियलाइज किया कि ये घृणा सिर्फ वोट के लिए फैलाते हैं, इनको किसी वर्ग, किसी इसके ये शुभचिंतक नहीं है, सवाई ये सिर्फ अपने शुभचिंतक हैं जो हमको आपस में लड़ा के अपनी राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं। और 10 साल सेक लिया, 10 साल नहीं, अगर 2002 से जोड़िएगा तो 22 साल हो गया। लेकिन अब धीरे धीरे देश के लोग, हमारा जनतंत्र परिपक्व भी हो रहा है धीरे धीरे, तो निश्चित रूप से अब देश के लोग ये समझ गए हैं कि इन्होंने कुछ नहीं किया है और ये कुछ करने के कैपेबल भी नहीं है। हम आशा करते हैं देश के लोगों का नुकसान होगा अगर सरकार काम नहीं करेगी, कि बहुमत में नहीं होने के कारण दूसरी पार्टियों के दबाव में हो सकता है नरेंद्र मोदी जी मजबूर होकर कुछ काम करें। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि सीटें घटी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि कांग्रेस को पिछले 3 चुनावों में मिलकर जितनी सीटें मिली, एक बार 44, दूसरी बार 52, इस बार 99, तीनों को मिलाकर जितनी सीटें मिली 3 चुनावों में, उससे ज्यादा इसी बार भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो उन्होंने कहा, एक तो जो चुनाव नतीजे हैं, प्रधानमंत्री का कहना है उसको गलत तरीके से उसकी व्याख्या की जा रही है। दूसरी बात, जो उनके ऊपर आरोप लगाया आपने अभी की नफरत फैलाने का काम दो समुदायों के बीच में, उनका उल्टा आरोप है। उनका यह है कि वो कभी इस तरह की बातें नहीं करते। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने दावा किया कि वो हिंदू मुसलमान की कभी बात नहीं करते, अगर करते हैं तो उन्हें राजनीति करने का अधिकार नहीं है। और लोकसभा में जब स्पीच राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर दे रहे थे, तो वहां तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा एक मुद्दा बना दिया कि पूरे, और प्राइम मिनिस्टर ने खुद खड़े होकर विरोध किया कि उन्होंने पूरे हिंदू समुदाय को हिंसक कहा है। उसके बाद हालांकि राहुल गांधी जी ने भी अपनी बात को थोड़ा क्लैरिफाई किया, लेकिन बीजेपी आज तक उसे मुद्दा बना रही है। कैसे आप इन दोनों चीजों को देख रहे हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की एक सबसे बड़ी खूबी है कि वो दुनिया के सामने जो करते हैं तो लोग छुपा के करता है और दुनिया के सामने गलत बात बोलता है। नरेंद्र मोदी जी शायद पहले प्रधानमंत्री हैं देश के और शायद दुनिया के भी, जो करते कुछ हैं और सामने से बोलते कुछ है। ये भी नहीं है कि छुपा के। पूरे चुनाव में मैं आपको तारीख बताता हूँ। पहला चुनाव का फेज 19 अप्रैल को खत्म हुआ। 20 अप्रैल तक प्रधानमंत्री जी को ये लगता है, ये रिपोर्ट मिल गई कि स्थिति बहुत खराब है। और 21 तारीख को जो उन्होंने पहला भाषण दिया, उसमें शुरू किया उन्होंने हिंदू मुस्लिम करना, और लगातार पूरे चुनाव में वो लगातार हिंदू मुस्लिम की बात करते रहे, मंगलसूत्र की बात करते रहे, और टोपी वाले की बात करते रहे, घुसपैठियों की बात करते रहे। ये सारा इशारा मुसलमानों की तरफ था। और जिसकी वजह से, लेकिन आपको जान के अच्छा लगेगा एक भारत के नागरिक होने की हैसियत से, कि जहां उन्होंने ये बात शुरू की थी 21 तारीख को, वहीं वो चुनाव हार गए। इसीलिए लोगों ने रियलाइज कर लिया, मैंने पहले भी कहा था
कि कुछ लोगों ने रियलाइज कर लिया कि ये नफरत फैला के सिर्फ अपनी राजनीति करना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की 60 सीटें घट गई। और जहां तक पार्लियामेंट की बात है, एक बात आपसे मैं ऐसे पूछता हूं कि इस देश में हिंदू समाज की आबादी 80%, किसी को अगर इलेक्शन लड़ना है इस देश में किसी पार्टी को, तो वो कभी क्या 80% लोगों के खिलाफ बोल के वोट ले सकती है और इलेक्शन जीतने का सपना देख सकती है? ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है कि लगातार आप कहिए कि हम हिंदू समर्थक हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, यानी हम 80% के समर्थक हैं, 50% भी वोट दे देगा तो हम शासन कर लेंगे। इसलिए राहुल गांधी जी की बात को तोड़ मरोड़ के देश की जनता हंसती थी उन लोगों की इस बात, और कितने नर्वस थे। आपने देखा होगा कि इस 10 सालों के ये तीसरे सरकार का डिबेट हो रहा था, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी जी के भाषण को 2 बार उठ के टोका टोकी किया, अमित शाह जी ने जो नंबर 2 है उन्होंने 3 बार 4 बार किया, राजनाथ सिंह जी जो नंबर 3 है उन्होंने 3 बार 4 बार किया। तो राहुल गांधी जी के भाषण से जो बेचैनी थी, जो प्रधानमंत्री की बातें वो दोहरा रहे थे, प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। मैं पूछूं आपसे वात्सल्य जी, कोई व्यक्ति अगर कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं तो उसका मतलब है कि वो कह रहा है कि मेरा अवतरण हुआ है, मैं अवतरित हुआ हूं, मेरा अवतार है, अवतार हूं मैं किसी का। देश का प्रधानमंत्री जो हार्ड बांस से बना हुआ है, जिनके पिता का नाम स्वर्गीय दामोदर दास मोदी था, जिनकी माता का नाम स्वर्गीय हीराबेन था, वो कह रहे हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, तो आप हंसने के सिवा और क्या कर सकते हैं? और सारे लोग पार्लियामेंट में हंस रहे थे, बीजेपी वालों को छोड़ के और मोदी जी और उनके लोगों को छोड़ के सारे लोग उनके समर्थक थे वो भी हंस रहे थे। तो कितनी कमजोर सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की स्थिति क्या बदली है पार्लियामेंट में, ये तो इस 3-4 दिन के पार्लियामेंट में आपको पता चल गया और देश को पता चल गया। जरा आने दीजिए, आने वाले जो लंबे लंबे सेशन बजट सत्र होने वाला है। वैसे एक बात मैं आज आपको बताता हूँ, सबसे कम नरेंद्र मोदी जी पहले एरोगेंस में कि हमको बहुत मेंबर है, हम पार्लियामेंट के बगैर ही करेंगे, और उन्होंने जो अभी कानून 3 का जो इम्प्लीमेंट हो रहा है, जो पहले पास हुआ था 146 मेंबरों को निकलवा के उन्होंने कानून पास करवा लिया। लेकिन जो उनके सहयोगी दो मुख्य सहयोगी हैं, नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी, इन दोनों की तस्वीरें हैं, ये दोनों सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अपनी परिस्थितियों की वजह से तो स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी अब वो फ्री नहीं है। और हम आपको कहना चाहते हैं कि ये सबसे ये पार्लियामेंट जो होगी ये इन 5 सालों की 24 से 29 तक की अगर चल गई तो इसमें सबसे कम सेशन होगा। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट छोड़ के भागेंगे, अवॉइड करते रहेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट में आके उनकी आवाज अब 233-35 लोगों का अपोजिशन है, उनकी आवाज अब दबाई नहीं जा सकती है। इस डर से नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से प्लान करेंगे, उनकी सरकार प्लान करेगी, और कम से कम जो मजबूरी में हाउस चलाना है वही वो हाउस चलाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मैं यहाँ ये समझना चाहूंगा, आपने कहा कि ऐसी बात कोई ऐसा व्यक्ति कर सकता है जो अवतार हो। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता तो ऑन रिकॉर्ड उनको अवतार बता ही चुके हैं कि जो वो काम कर रहे हैं वो अवतार हैं। वो इस तरह की बातें लगातार आपने पिछले 2 कार्यकाल में सुना ही होगा, कई नेताओं ने इस बात को कहा है, और इस तरह का इंडिकेशन उनको शायद मिलता रहा हो। तो इसमें विपक्ष को क्या ऐतराज हो सकता है? देखिए दूसरे किसी ने कहा तो वो जानते हैं। हमारे यहाँ देहात में, मैं बिहार से ताल्लुक हुआ रखता हूँ, बिहार यूपी इत्यादि में हिंदी में एक बात कहते हैं कि चमचागिरी में आपको खुश करने के लिए कोई कुछ कह सकता है, वो उसकी उसकी बेवकूफी है, उसका ये है। लेकिन एक आदमी अपने बारे में जब कहे कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं अवतार हूँ एक तरह से, तो आप हास्यास्पद, एक व्यक्ति जो हार्ड मांस का बना हुआ है, आप हंसने के अलावा और क्या कर सकते हैं? दूसरे ने जब तक कहा तो हम लोग समझते थे कि वो पद पर हैं, प्रधानमंत्री हैं, बहुत ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, तो उनको खुश करने के लिए, उनसे कुछ फेवर पाने के लिए कोई उनको अवतार कह रहा है और ये कह रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति खुद को अवतार कहने लगे तो मैं समझता हूं कि हंसने के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए पार्लियामेंट में भारतीय जनता पार्टी के भी लोग इम्प्रेस फील कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शर्मिंदगी फील कर रहे थे, लेकिन उनके प्रधानमंत्री का मामला था, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे।
बाकी लोग जो उनके समर्थक थे, विरोधी ही नहीं, जो मोदी जी के समर्थक भी दूसरे पार्टियों के थे, वो हंस रहे थे, क्योंकि कोई आदमी अपने बारे में ये बात नहीं बोल सकता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, मैं अवतार हूं एक तरह से। जी सर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर काफी कुछ ऐसा कहते हैं जिससे अलग अलग पक्ष के लोग अलग अलग वक्त पर हंसते हैं। जैसे इस बार उन्होंने एक बाल बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया। कई लोग उस पर भी हंसे, खास तौर पर ट्रेजरी बैंक बेंच के लोग, जिनको आपने बताया कि जब राहुल गांधी कह रहे थे कि वो बायोलॉजिकल नहीं है, तो जिस तरह विपक्ष हंस रहा था, तो उसी तरह प्रधानमंत्री जब बालक बुद्धि कह रहे थे या बाल बुद्धि कह रहे थे, तो सत्ता पक्ष के लोग बहुत खिलखिला रहे थे। उसे लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोगों ने माना कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन की ओर उनका इशारा है। उनकी पुरानी चीजों को भी उन्होंने घटाया, बताया। जो घटनाएं हुई पार्लियामेंट में, उन्होंने कहा कि कभी बिना कहे गले पड़ जाते हैं, कभी आंख दबा देते हैं, आंख मार देते हैं, कुछ इस तरह का उन्होंने कहा, बालक बुद्धि इस्तेमाल किया। और कई लोगों ने संकेत लिया कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन जो राहुल गांधी साहब हैं, उनके लिए ये सब कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही है, वो इशारा वो राहुल गांधी जी की ही तरफ कर रहे थे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि उन्होंने कहा था कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे जब वो आए थे तब, और उन्हीं के हिसाब से कांग्रेस की सीट दुगुना से ज्यादा बढ़ गई। और कांग्रेस के ही कई बड़े नेताओं का नाम मैं बता दूंगा जो वो भाजपा में ले गए और उनको उन्होंने पद प्रतिष्ठा दिया। तो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के बजाय उन्होंने कांग्रेस युक्त भारतीय जनता पार्टी बना लिया। और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री का जिसने भी वो वीडियो जब भी देखेगा, उस दिन की प्रोसीडिंग जब देखेगा, तो देखेगा कि मुंह किसका बना हुआ है, शर्मिंदगी कौन फील कर रहा है, जो एक तरह से नजर किसकी नीची है। राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी स्पीकर को उठ के कह रहे हैं कि हमको संरक्षित कीजिए। तो स्वाभाविक रूप से उस दिन पार्लियामेंट का जो भी, जब भी आप लोग वीडियो दिखला दीजिएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने चैनल से, तो लोगों को पता चल जाएगा वो एक तरह से खिसियानी बिल्ली जिसको कहते हैं, देहात में हम बिहारी हैं, बिहारी कहावत ही ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खिसियानी बिल्ली की तरह प्रधानमंत्री का रिएक्शन था जो राहुल गांधी जी का भाषण था उसके बाद। तो समझ लीजिए कि इस 5 दिन में, अक्सर प्रधानमंत्री कहते थे कि ये ट्रेलर है, तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले पार्लियामेंट के सेशन का ये 3 दिन ट्रेलर था। असल फिल्म जो लंबा सेशन चलेगा पार्लियामेंट का, जुलाई में बजट सेशन और उसके बाद भी जो चलेगा, उसमें पता चलेगा कि क्या स्थिति है। ट्रेलर में पता चल गया कि इस देश की राजनीति और पार्लियामेंट का क्या हाल होने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी और सरकार इन 5 वर्षों में अगर पार्लियामेंट चल जाता है तो ज्यादा से ज्यादा पलायन करेंगे, भागेंगे, पार्लियामेंट कम से कम चलाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये बनता है, आप कह रहे हैं 5 साल चलेगी सरकार, और इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि 5 साल नहीं चलेगी, और बिहार से ही आदरणीय लालू जी, अभी कुछ समय पहले बयान आया कि अगस्त में ही ये सरकार गिर जाएगी। तो आप लोग क्या, इस सरकार इंडिया ब्लॉक के अंदर कोई ऐसी स्थितियां बन रही हैं कि इस सरकार को जल्द से जल्द आप लोग विदाई देने की स्थिति में है, या 5 साल विपक्ष की भूमिका, भरपूर विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है जिसमें कि सरकार को घुटनों पे ला देना, जो जनता के मुद्दे हैं उन पर, और मजबूर कर देना कि जनता के मुद्दों पर काम करे सरकार। तो आप लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका ज्यादा पसंद कर रहे हैं, या फिर इंडिया ब्लॉक में जिस तरीके से लालू जी ने कहा कि ये अगस्त में सरकार गिर जाएगी? नहीं, देखिए, ये अपने कॉन्ट्रडिक्शन से सरकार गिरेगी। नीतीश कुमार जी हैं, वो बोलते हैं हम धर्मनिरपेक्ष हैं, चंद्रबाबू नायडू जी बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष हैं। दोनों की तस्वीर टोपी पहने हुए, दुआ मांगते हुए पूरे सोशल मीडिया पे है कि मोदी जी जो हिंदू 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 हृदय सम्राट बनने का दावा करते हैं, उनकी सरकार ये 2 अल्पसंख्यक समर्थक या एक तरह से धर्मनिरपेक्ष लोगों के सहारे चल रही है। तो स्वाभाविक जो अल्पसंख्यकों से नफरत नहीं करने की बात जिनके बारे में कही जाती है,
तो उनकी मदद से सरकार चल रही है। तो इतना कंट्रडिक्शन है इस सरकार में, और ऐसे ऐसे लोग और भी जो दूसरे हैं, इन दोनों को छोड़ करके भी वो समर्थन दे रहे हैं। तो सरकार अगर गिरेगी तो अपने कंट्रडिक्शन से गिरेगी। मैंने पहले भी कहा कि इस 5 साल में आप देखिएगा, अगर सरकार नहीं गिरती है, अगर पार्लियामेंट नहीं डिसॉल्व होती है, तो ये तो समय बताएगा कि क्या होगा। मैं कोई ये नहीं हूं, लेकिन हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी में वो लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है कि देश को एक साथ लेके चले। घृणा फैलाए बगैर ये लोग, इन लोगों का कोई अस्तित्व नहीं है। बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से लड़ाना और अपने को बहुसंख्यक का हमदर्द और शुभचिंतक बताना, इस राजनीति को अगर छोड़ देंगे तो शायद ये लोग 2 दिन सरवाइव नहीं कर सकते हैं। किसी ने ठीक एक टीवी डिबेट में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान, कब्रिस्तान शमशान, ये छोड़ मंदिर मस्जिद, ये छोड़ के अगर 2 मिनट कोई नेता भाषण दे ले बीजेपी का, तो समझ लीजिएगा कि वो सचमुच नेता है। कोई नेता 5 मिनट इन शब्दों को छोड़ के दूसरी बात नहीं बोल सकता है। इसलिए आप समझ सकते हैं, तो ये सरकार गिरेगी तो अपने कॉन्ट्रडिक्शन से गिरेगी, एक दूसरे के खींचातान में गिरेगी। हमको तो विपक्ष में रहने का मैंडेट मिला है। हम मजबूत विपक्ष इस बार देश की जनता ने बनाया है। हम मजबूती से सरकार को बाध्य करेंगे कि वो जनता के हितों के काम करे, और नहीं करेगी वो सरकार तो हम उनके सहयोगियों से भी, भारतीय जनता पार्टी पर तो कोई असर नहीं होगा, लेकिन हम उनके सहयोगियों को कहेंगे कि आप भी क्या सरकार के कदमों से सहमत हैं, आप भी सरकार की इन सांप्रदायिक राजनीति से क्या सहमत हैं, आप भी सरकार के युवा विरोधी नीतियों से सहमत हैं, आप भी क्या अग्निवीर पर सहमत हैं, आप भी बेरोजगारी और किसानों पर जो मार पड़ रही 18 साल में सबसे कम आमदनी है किसानों की, उस पर आप सहमत हैं। तो हम पूछेंगे उनके सहयोगियों से, उनके सहयोगियों को भी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर जवाब देना पड़ेगा। इसलिए अगर ये सरकार गिरेगी तो अपने कॉन्ट्रडिक्शन से गिरेगी। जी डॉक्टर साहब, जैसा आपने कहा कि इन खास मुद्दों के अलावा प्राइम मिनिस्टर या उनकी पार्टी के लोग बात नहीं कर सकते, लेकिन आज मॉस्को में उन्होंने बड़ा लंबा भाषण दिया और इन तमाम मुद्दों के इतर ही बात की, चंद्रयान की बात की, भारतीय अर्थव्यवस्था को तीसरे नंबर पर ले जाने की बात की, विश्व कप में हाल में क्रिकेट में जीत की बात की। हालांकि ये एक अलग मुद्दा है, पर मैं आना चाहूंगा मुख्य मुद्दे पर कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का 3.0 कहा जा रहा है, तीसरी बार सरकार आई है, सरकार वो चला रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, 3 साल में पहली बार, 3 कार्यकाल में पहली बार ऐसा मौका आया है जब प्राइम मिनिस्टर के सामने एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो भी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सबसे प्रमुख चेहरे हैं, क्योंकि सोनिया जी अपर हाउस में पहुंच चुकी हैं। आप उनका जो कार्यकाल है, एक ज्यादा दिन नहीं हुए लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर, लेकिन जो भी समय मिला है और जिस तरह उन्होंने अपनी भूमिका अदा की है, सत्ता पक्ष तो उनकी बड़ी आलोचना कर रहा है, लेकिन एक कांग्रेस नेता के तौर पर या लंबे समय से राजनीति करने वाले एक नेता के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, आमतौर पे देखिएगा कि राहुल गांधी जी के पार्लियामेंट की जो स्पीचेस आप देखिएगा, बहुत ही समझदार। मैंने तो उनके साथ काम किया है, जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से मैं 12 साल कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन रहा, भारत सरकार में मंत्री रहा, तो मैंने साथ काम किया है। राहुल गांधी जी एक बहुत ही आर्टिकुलेट, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही समझदार व्यक्तित्व का नाम है, और निश्चित रूप से वो जो बातें करते हैं, आप उनको कोई बात कह दीजिएगा वो आसानी से आपकी बात स्वीकार कर लेंगे, वो ये नहीं है। वो आपसे तर्क वितर्क करते हैं निजी बातचीत में भी, या तो वो आपको कन्विंस करेंगे या आप उनको कन्विंस कर दीजिए, वो एग्री हो जाते हैं, ये बात भी उनके ही है। लेकिन पार्लियामेंट की जो उनकी स्पीच है वो लगातार इंप्रूव हुई है, और लीडर ऑफ द अपोजिशन के हिसाब से तो आउटस्टैंडिंग स्पीच हुई उनकी, जिसमें सरकारी पक्ष अगर मोटे तौर पे कहा जाए कि बौखला जाए। प्रधानमंत्री उठ के बोलने लगे, गृह मंत्री उठ के बोलने लगे, डिफेंस मिनिस्टर उठ के बोलने लगे, और दर्जनों मिनिस्टर उठ के बोलने लगे उस नेता के खिलाफ जो कहते थे कि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने नेता विरोधी दल की हैसियत जो पहला पंच, पहली स्पीच की, उससे हमारे जो सरकार के मुखिया है और सारे उनके जो आसपास के लोग हैं वो बौखला गए। तो राहुल गांधी जी का परफॉर्मेंस आप समझ सकते हैं कि कैसा हुआ।
ये आपका भी, भारतीय तो आप हैं, आप पत्रकार हैं, आप निष्पक्ष बोलिएगा, लेकिन एक भारतीय की हैसियत से आप भी तो सोचते होंगे अंदर में कि राहुल गांधी जी का जो पंच था पार्लियामेंट में, जो स्पीच के जरिए उन्होंने पहला किया, जिससे सरकार बौखला गई है। और यही लीडर ऑफ अपोजिशन का काम है कि जो मुद्दे सरकार ध्यान नहीं दे, जो सरकार की कमियां हो, सरकार के नेताओं की कमियां हो, जो सरकार की पॉलिसीज में कमियां हो, सब पर उन्होंने बात की। बेरोजगारी पर, अग्निवीर पर। अब तो सेना के लोग भी कहने लगे कि साहब ये अग्निवीर योजना गलत है, हमारी सेना को डिमोरलाइज करने के लिए किया गया है। इन सब पर राहुल गांधी जी ने बात की है। तो आप भी एज ए भारतीय की हैसियत से दिल में वाह वाह कर रहे होंगे कि राहुल गांधी जी ने विपक्ष के नेता का की भूमिका, ये इसीलिए मैंने कहा कि ये तो ट्रेलर है, जो मोदी जी कहते हैं, ये तो ट्रेलर है, फिल्म आने वाले महीनों में आपको नजर आएगी। जी डॉक्टर साहब, एक सवाल और है राहुल गांधी जी से जुड़ा हुआ कि इन दिनों काफी सक्रिय हैं। जैसे पहले कहा जाता था कि वो चुनाव के बाद रुकते नहीं है, विदेश दौरे पर चले जाते हैं, लेकिन अभी देश में दौरे कर रहे हैं। जैसे हाथरस गए, हादसा हुआ, फिर मणिपुर गए। मणिपुर उन्होंने खुद ही कहा कि मैं तीसरी बार आया हूं, कई सवाल भी उन्होंने जाकर पूछे। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को लग रहा है कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं राजनीति करने के लिए जा रहे हैं, मुद्दों को भड़काने के लिए जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं उनके दौरों को और जो उन पर आरोप लग रहे हैं उन्हें? देखिए, हाथरस की घटना बहुत ही दुखद घटना थी और वहां 100 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। एक धार्मिक, एक तरह से एक तरह धार्मिक स्थान पे एक बाबा जी की सभा हो रही थी, उसके साधु महाराज की, उसमें लोग मारे गए। तो स्वाभाविक रूप से वहां जाके उनके साथ जुड़ना, उनकी संवेदना में शामिल होना नेता का काम होता है क्या, जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है? लोगों के दुख सुख में शामिल होना, और सुख में शामिल हो कि नहीं हो, दुख में उनके साथ रहे। देश के 100 लोगों की मृत्यु हुई थी, देश के लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, इसलिए वो गए थे वहां। अगर इसको पॉलिटिकल टूरिज्म कहते हैं तो मैं कहूंगा कि ये पॉलिटिकल बेशर्मी के अलावा कुछ नहीं है, अगर जिसने भी ये बात कही है। दूसरे, मणिपुर का तो सारा मामला सरकार का फंसाया हुआ है, और मोदी जी इसलिए न मणिपुर का नाम लेते हैं और न मणिपुर जाते हैं। वहां जो हुआ, हमारी महिलाओं के साथ जो हुआ, वो टीवी पर वीडियो और सोशल मीडिया पे सबों ने देखा, और नफरत, खून खराबा हो रहा है, गांव के गांव जला दिए जा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ खड़े होने और मिल के रहने की बात करने के लिए, अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन, और लीडर ऑफ द अपोजिशन होने के पहले भी 2 बार राहुल गांधी जी वहां जा चुके हैं, मणिपुर में जो हिंसा हुई है। तो इसलिए स्वाभाविक रूप से जो लोग भी ऐसी बातों को जाने पर, संवेदना व्यक्त करने पर, किसी के दुख में खड़े होने पर अगर इसको पॉलिटिकल टूरिज्म कह रहे हैं, तो मैं इसको बेशर्मी के बयान के अलावा और कुछ नहीं कह सकता। डॉक्टर साहब, एक सवाल आखिरी में छोटा सा। जो लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर राहुल गांधी जी ने बयान दिया, बड़ी चर्चा हो रही है उसकी, लेकिन एक छोटे से हिस्से की चर्चा संसद से बाहर भी हो रही है, सड़कों पर हो रही है। आज रायबरेली में है राहुल जी, और वहां पर कुछ इस तरीके से बैनर पोस्टर भी देखे गए हैं जिसपे कि हिंदुत्व वाले मुद्दे पर उनको घेरा जा रहा है। और अब ये सवाल ये उठता है कि राहुल जी ने बीजेपी की पिच पे जाके हिंदुत्व और जिस तरीके के आप अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे कि सांप्रदायिक राजनीति की जो आरोप लगते हैं बीजेपी पर, उस मुद्दे पर जाकर के, उनकी पिच पर जाकर के भाषण दिया। और उसमें क्या वो बहुत अच्छी बॉल उनको दे दी जो उन्होंने लपक ली बीजेपी ने, और उसके बाद वो मुद्दा संसद से बाहर तक भी, जहां भी घेरा जा रहा, बाकी सारे मुद्दे राहुल जी ने उठाए, उन पे कोई बात नहीं हो रही, बात सिर्फ हिंदुत्व वाले मुद्दे को बीजेपी ने लपक लिया, उसके समर्थकों ने लपक लिया। तो आप क्या सोचते हैं कि ये राहुल जी ने जानबूझ के हिंदू मुसलमान वाली बात को रखा वहां जिससे कि इस पे चर्चा हो, या फिर वो एक चूक थी क्योंकि बीजेपी का ये पसंदीदा विषय है और वहां पर राहुल जी से थोड़ी चूक हो गई बाकी मुद्दों के साथ इस मुद्दे को भी वहां पर उठा देने? नहीं, कोई चूक नहीं हुई राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी जो कहना चाहते थे उन्होंने बहुत स्पष्ट किया, और मैं फिर बोल देता हूँ। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये लोग चाहते हैं, नरेंद्र मोदी, भाजपा और आरएसएस वाले, कि लोग इनको पूरा हिंदू समाज समझे, इसलिए कि 80% हिंदू समाज की आबादी है इस देश में। तो 80% का वोट लेने के चक्कर में बाकी सभी को कि हम ही हिंदू समाज के समर्थक हैं, बाकी सभी हिंदू समाज के विरोधी हैं। मैं आप ही से पूछता हूं कि आप अगर कल इलेक्शन लड़िएगा और 80% आबादी इस देश में हिंदू समाज की है, तो आप कैसे हिंदू समाज के खिलाफ बयान दीजिएगा? वो बीजेपी वाले मुस्लिम समाज के खिलाफ इसलिए बयान देते हैं कि मुस्लिम 80% है, 20% है, तो वो 80% को खुश करके उनका वोट लेने के लिए वोट करते हैं। हमारी मजबूरी क्या है? हम नहीं कर सकते हैं, हम सबको साथ लेके, हम देश के शुभचिंतक हैं। लड़ाना बहुत आसान है, प्रेम और मोहब्बत से घर को चलाना, परिवार को चलाना, देश को चलाना, ये बहुत मुश्किल काम है। कांग्रेस ने, नेहरू परिवार ने और राहुल गांधी जी ने मुश्किल रास्ता चुना है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, अगड़े, पिछड़े, दलित, गैर दलित, मुस्लिम, गैर मुस्लिम, सबको एक साथ लेके चलेंगे। ये मुश्किल रास्ता है, लेकिन हम मुश्किल रास्ते पे चलेंगे, चाहे हमको कोई परेशानी। जी डॉक्टर साहब, आप कैपिटल हेडलाइंस के साथ जुड़े और बड़ी बेबाकी से आपने सारे सवालों के जवाब दिए। वात्सल्य जी ने भी आपसे बड़े कठिन सवाल पूछे, आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से जवाब दिया। और हमारे दर्शकों से मैं कहूंगा कि आपको डॉक्टर साहब का ये इंटरव्यू कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, फीडबैक दीजिए हमें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कैपिटल हेडलाइंस के बहुत साथ बहुत जुड़ने के शुक्रिया, लिए। बहुत धन्यवाद आपका आमंत्रित करने के लिए। महेंद्र सिंह जी आपका भी, वात्सल्य जी आपका भी। बहुत जी, आभार सर। धन्यवाद। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। नमस्कार।